हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 27 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, आराम से देखिएगा, नोट कीजिएगा, एंड तक सेशन में बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। और पीडीएफ के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। होम पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी डे की डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए वहां पर आपको अवेलेबल है। इसके अलावा टेस्ट भी लगाइए, डेली करंट अफेयर के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन में। और काफी कमेंट देखे मैंने कल के डेली करंट अफेयर में सारे स्टूडेंट्स के। काफी स्टूडेंट ने गेट वेल सून मैसेज भेजा है मुझे, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट फॉर योर प्रेयर्स एंड योर विशेस, तो थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 27 सितंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का, चर्चित आलमट्टी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आलमट्टी डैम की बात करें तो यह हमको देखने को मिलेगा भारत के कर्नाटका राज्य में। कर्नाटका में कृष्णा नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी नदी पर कर्नाटका में आलमट्टी डैम स्थित है। रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इस डैम की ऊंचाई को बढ़ाएगा। अभी तक इस डैम की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 519 मीटर तक है। इसे बढ़ाकर कर्नाटका गवर्नमेंट करने वाली है ऑलमोस्ट 524 मीटर। अगर ये किया जाता है ना तो इसकी जो वाटर कैपेसिटी अभी तक 173 टीएमसी है वो बढ़कर 300 टीएमसी हो जाएगी। जो आसपास के राज्य है, फॉर एग्जांपल स्पेशली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन्होंने काफी विरोध किया है कर्नाटक के इस डिसीजन का। क्योंकि देखिए, अगर हम कृष्णा रिवर का बहाव क्षेत्र देखते हैं ना तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है। और पूर्व की ओर बहते हुए महाराष्ट्र से निकलने के बाद पूर्व की ओर बहते हुए कर्नाटका में जाती है, कर्नाटका के बाद तेलंगाना में जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है, और फिर जो दक्षिण भारत का जो पूर्वी घाट क्षेत्र है यहां से फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। अब होगा ये कि अगर कृष्णा रिवर पर कर्नाटका अलमट्टी डैम की हाइट को बढ़ाता है तो इससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पानी का फ्लो कम होगा कृष्णा नदी में, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को इन फ्यूचर फेस करना पड़ सकता है। कृषि के लिए जो पानी का संकट है वो फेस करना पड़ेगा, पीने के पानी का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कृष्णा नदी दक्षिण भारत में एक बड़ी नदी के रूप में देखी जाती है। तो इसीलिए तेलंगाना के इस डिसीजन का काफी विरोध किया जा रहा है। वैसे तेलंगाना ने 2017 में भी अलमट्टी डैम की हाइट को बढ़ाने का डिसीजन लिया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और अब एक बार फिर से कर्नाटका ने इसी डिसीजन को दोहराया है कि वो अपने यहां पर अलमट्टी डैम की हाइट को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कर्नाटका में देखने को मिलता है अलमट्टी डैम, किस रिवर पर? कृष्णा नदी पर। 520 करोड़ की ये पूरी परियोजना थी कर्नाटका में। इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है, और 290 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, 290 मेगावाट। कृष्णा रिवर गंगा और गोदावरी के बाद इंडिया की तीसरी बड़ी नदी है। 1400 किलोमीटर लंबी यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, पूर्व की ओर बहते हुए महाराष्ट्र के बाद जाती है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद ये जो रीजन है ये तेलंगाना का रीजन है, दक्षिण में बहती है, और इसके बाद जाती है आगे आंध्र प्रदेश, और फिर ये है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस नदी का बहाव क्षेत्र कैसा है। और इससे हमको यह भी समझ में आ गया कि अलमट्टी डैम पर क्यों विरोध किया जा रहा है तेलंगाना के द्वारा। आगे आइए, लद्दाख को 6th शेड्यूल में जोड़ने के लिए विरोध किए जा रहे हैं। लद्दाख में संविधान की 6th शेड्यूल किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है अभी लद्दाख में काफी समय से प्रदर्शन चल रहा था। लद्दाख की कुछ डिमांड्स है, वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है उनकी कुछ डिमांड है कि एक तो लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इसके बाद इसके अलावा लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए, या 6th शेड्यूल को लद्दाख में लागू किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम 6th शेड्यूल की बात करें तो ये गवर्नेंस इन ट्राइबल एरियाज की बात करती है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है ना, वो 4 राज्यों को या 4 राज्यों की जनजातियों को स्पेशल पावर देता है, स्पेशल अधिकार देता है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अब हुआ यह है कि लद्दाख में प्रदर्शन तो काफी समय से किया जा रहा था, लेकिन अभी ये जो प्रदर्शन है ये बहुत ज्यादा हिंसक हो गया। यहां पर जो प्रदर्शन वायलेंट हुए हैं उसके बाद 4 लोगों की यहां पर डेथ हुई है और 80 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। तो काफी आगजनी देखने को मिल रही है लद्दाख में, इसीलिए अभी ये मुद्दा सुर्खियों में है। 6th शेड्यूल को लागू करने के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लद्दाख में, और इसके अलावा ये चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हम यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल को देख लेते हैं। भारत के 4 राज्यों को कुछ स्पेशल पावर्स और कुछ ऑटोनॉमी दी गई है, कुछ ऑटोनॉमस गवर्नेंस की यहां पर बात की गई है। ऐसे राज्य जहां पर जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है और जिनका संरक्षण किया जाना जरूरी है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और उनको स्पेशल पावर देखने को मिलता है 6th शेड्यूल में। ओके, इन राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है और ये ट्राइब्स गवर्नेंस के लिए अपने ट्रेडिशनल सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब कुछ ऑटोनॉमी दी गई है 6th शेड्यूल में इन चारों राज्यों की जनजाति को। जिसे भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाता है ना, वहां पर एक संरक्षण दिया जाता है उनको, और वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक ट्रिब्यूनल के माध्यम से चलाई जाती है। फॉर एग्जांपल 6th शेड्यूल में जो स्टेट है वहां पर इन्हें कहा जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। काफी सारे डिसीजन ये खुद ले सकते हैं। अगर ये 6th शेड्यूल में शामिल किया जाता है कोई भी राज्य, तो वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, उनके द्वारा राज्य का संचालन किया जाता है, गवर्नमेंट का संचालन किया जाता है। ठीक है, तो ट्राइबल्स के द्वारा ही ये सरकार चलाई जाती है, क्योंकि इस काउंसिल में ट्राइबल्स के लोग ही होते हैं। अब यहां पर ये जो ट्रिब्यूनल है, ये लैंड, फॉरेस्ट, लोकल टैक्स, रिसोर्सेस, इनके मैनेजमेंट से संबंधित कानून खुद बना सकते। ओके, अब यहां पर जो इलेक्शन है ना, कुछ मेंबर होते हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं और कुछ को राज्यपाल जो रहते हैं राज्य के, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अब लोकल स्कूल्स, मार्केट और अन्य इंस्टीट्यूशन को मैनेज करती है ये जो काउंसिल है, ताकि इन ट्राइब्स और इन एरिया का कल्चर और आइडेंटिटी को बचाया जा सके। तो ऐसे राज्यों को 6th शेड्यूल में जगह दी जा सकती है। अब लद्दाख का भी कहना है कि हमारे यहां पर, क्योंकि लद्दाख में जो एसटी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए लद्दाख बार बार डिमांड कर रहा है कि उसे 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, ताकि वहां भी जो लोकल डिसीजन है उनके कानून को वो खुद बना सके और खुद लागू कर सके। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब से जम्मू कश्मीर में उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, आपको पता है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था 2019 में, तब तक लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था। इस एक्ट के माध्यम से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई जम्मू कश्मीर से, धारा 35A को हटा दिया गया। मैं आपको समझा चुका हूं काफी बार कि धारा 370 क्या है, 35A क्या है, हम उसकी बात फिर कभी करेंगे। तो इनको जम्मू कश्मीर से हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूटी बना दी गई, एक तो जम्मू कश्मीर खुद और एक बन गया लद्दाख। अब प्रॉब्लम यह है कि जम्मू कश्मीर में तो हमें लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, विधानसभा देखने को मिलती है, खुद का हाईकोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर विधानसभा नहीं है और पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो लद्दाख में यहां पर डिमांड उठ रही थी काफी समय से कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। वहां की लोकल कम्युनिटीज काफी विरोध कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये वायलेंट हो गया है तो इसके अब सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही, क्योंकि देखिए वायलेंस आप जानते हैं, 4 लोग मर गए हैं, 80 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तो ये जो वायलेंस वहां पर हुआ है, इसके कारण ये मुद्दा बहुत ज्यादा सुर्खियों में देखने को मिला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पूरा मुद्दा क्या है यहां पर। अब इसलिए भी लद्दाख में अभी यूटी उसे बना के रखा गया है क्योंकि चाइना से बहुत ज्यादा थ्रेट है, और लद्दाख की जो बाउंड्री आपको पता है चाइना से बहुत ज्यादा लगती है। तो उस थ्रेट के कारण अभी लद्दाख को
पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इन फ्यूचर कभी दिया जाएगा, गवर्नमेंट का तो कहना था, पर अभी नहीं दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वो 6th शेड्यूल से है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 6th शेड्यूल किसकी बात करता है? 6th शेड्यूल बात करता है 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और आरक्षण की। डन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी के लिए नवरात्रि की सेल शुरू हो गई है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। तो आप दोनों एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, आपके लिए सारे कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो एक बार चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। काफी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपके लिए, चाहे सिविल सर्विसेज के हों, एसएससी के लिए हों, वनडे एग्जाम के लिए हो, आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी, आपके लिए एआई गुरु कोर्स यहां पर लाया गया है, जिसमें आपको एआई का यूज आप अपनी तैयारी को इंप्रूव करने में कैसे कर सकते हैं यहां पर आपको पता चलेगा। लाइफ टाइम एक्सेस दिया जा रहा है आपको, इसका मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, पर्सनल गाइडेंस आपको यहां पर दिया जाएगा, और आप यहां पर एआई का यूज करके अपनी स्टडी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इस एआई गुरु कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, कल संडे को आप सभी के लिए एआई पर वेबिनार है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वेबिनार की लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर आपको एआई किन किन सेक्टर में हेल्प करने वाला है, और अधिकतर जो जॉब्स होगी इन फ्यूचर वो एआई पर बेस्ड ही होने वाली है। इसीलिए आप इस वेबिनार को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मॉर्निंग में 10 बजे ये आपका वेबिनार कल शुरू हो जाएगा, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एटलीस्ट आप वेबिनार को जरूर अटेंड कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। कोई भी आपको हर्डल आता है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए, हेल्पलाइन नंबर आपको इधर मिल जाएगी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मैंने दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, जिसे हाल ही में आईयूसीएन ने मान्यता दी है, किस राज्य में स्थित है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो यह हमें देखने को मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। आईयूसीएन ने हाल ही में इसे इंटरनेशनली मान्यता दी है। आपको पता है डुगोंग क्या होता है? डुगोंग एक प्रकार का जली जीव है, इसे सी काऊ के नाम से जाना जाता है, मतलब समुद्र की गाय इसे कहा जाता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है ये, इसका कंजर्वेशन किया जाना जरूरी है। इसीलिए रिसेंटली जो आईयूसीएन आपको पता है, आईयूसीएन ही रेड डेटा बुक को जारी करता है ना? रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? आईयूसीएन जारी करता है। तो आईयूसीएन के द्वारा डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को हाल ही में मरीन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के ग्लोबल मॉडल की मान्यता दी गई है। मतलब यहां पर जो डुगोंग को कंजर्व करने के लिए या फिर इसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको ग्लोबल मॉडल के रूप में मान्यता दी है आईयूसीएन ने। इस मान्यता के बाद अब इस रिजर्व को ग्लोबली पहचाना जा सकेगा और ग्लोबल लेवल पर इससे पहचान मिलेगी। इन फ्यूचर डुगोंग के संरक्षण के लिए विदेशी फंडिंग मिल पाएगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी फंडिंग के रास्ते इजी हो जाएंगे। तो आईयूसीएन ने इसे ग्लोबल मॉडल के रूप में हाल ही में मान्यता दी है। ठीक है, इसे पाक बे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जाना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के दक्षिण में जो पाक की खाड़ी है ना, वहां पर ये जो तमिलनाडु का तटीय एरिया है, वहां पर देखने को मिलता है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, जहां पर डुगोंग का संरक्षण किया जाता है। ओके, तो मरीन बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है, डुगोंग का कंजर्वेशन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 2022 में इसे रिजर्व एरिया घोषित किया गया था, और इस रिजर्व एरिया का क्षेत्रफल ऑलमोस्ट 448 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। और डुगोंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, सी काऊ के रूप में यह जली जीव जाना जाता है। आईयूसीएन की वल्नरेबल की लिस्ट में शामिल किया गया है रेड डेटा बुक में। इसी के नाम पर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थित है, या पाक बे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर। विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, यह हर साल मनाया जाता है 27 सितंबर को।
27 सितंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को प्रमोट करना, टूरिज्म से इकोनॉमी को कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसके बारे में देशों को अवेयर करना, ताकि वो अपने यहां पर आने वाले टूरिस्ट की सेफ्टी का ध्यान रखे, उनके हितों का ध्यान रखे और एक टूरिज्म को सही रूप से डेवलप कर पाए। तो लोगों को, दुनिया के देशों को टूरिज्म के लिए टूरिज्म को प्रमोट करना, देशों में लोगों का अवेयर करना पर्यटन के लिए, यह उद्देश्य है वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाए जाने का। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में इसकी शुरुआत की थी। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है 27 सितंबर को। ठीक है, 2025 में टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम अनाउंस की गई है। अब यह डे जो शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसकी बात कर लें, यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड में। किस प्रकार का? पूरे वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल और एक्सेसिबल टूरिज्म को बढ़ावा देना, देशों को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए काम करना इस संस्था का मुख्य कार्य। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में देखने को मिलता है और जुराब पोलोलिकाशविली वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल के पद पर है। ठीक है, 26 सितंबर को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये मैंने आपको इसे भी याद कर लीजिए, 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 26 सितंबर। क्लीन एयर हेल्दी पीपल वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे की थीम है। भारत सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। यह योजना किस संस्था के द्वारा लागू की जाएगी? तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखिए कि स्कीम को अभी लॉन्च किया ताकि साइंस के क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम को नाम दिया गया कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम। इसे लागू किया जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 2277 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उद्देश्य पता चल गया, साइंस के क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्सेस को बढ़ावा देना। देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत ही कुछ और स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया है, छोटी छोटी। हम इनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्कीम है उसको याद रखिएगा। इसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये पूछी जा सकती है, इसीलिए मेन जो नाम है उसको याद रखिएगा। देखिए, स्कीम के तहत भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी साइंस की लैब्स हैं, जितने भी संस्थान हैं, उनमें से लागू किया जाएगा। जो यूथ है, जो यंग रिसर्चर्स है, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, उनकी मदद की जाएगी ताकि एडवांस रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। जो सीनियर साइंटिस्ट है उनको भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो अदर रिसर्चर्स के साथ मिलकर रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके, नई नई रिसर्च कर सके। और इसके अलावा जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किए जाएंगे ताकि उनको मोटिवेशन मिले। इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर साइंस के लिए जो समिट होती है उसमें भाग ले सके और कुछ नई चीजों को सीख सके। तो इस स्कीम को लागू किया जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। इंडिया में साइंस के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह कार्य करती है। इसके अंडर में 37 लेबोरेटरीज देखने को मिलती है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रेल आधारित लॉन्चर के माध्यम से सक्सेसफुली ट्रायल किया है एक मिसाइल का और इसका नाम है अग्नि प्राइम। आपको पता है अभी तक ट्रेन आधारित लॉन्चर से मिसाइल को लॉन्च करने में सफलता प्राप्त की है रशिया, यूएसए, चाइना और नॉर्थ कोरिया ने। अभी तक ये 4 ही देश ऐसे। अब दुनिया इन देशों की लाइन में 5वें स्थान पर आ गया है जिसके पास मिसाइल को रेलवे से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी। ओके,
तो अग्नि प्राइम को हमने लॉन्च किया है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हम इस टेस्ट के बाद अपनी मिसाइलों को रेलवे लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी अग्नि प्राइम या कोई भी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकेगा। तो अभी जो टेस्ट किया गया है अग्नि प्राइम का, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया, ओडिशा में चांदीपुर टेस्टिंग रेंज है। डीआरडीओ ने इसकी टेस्टिंग की है। यहां पर अग्नि प्राइम की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है, और इसे बनाने का श्रेय भी डीआरडीओ को दिया जाता है। और इसकी रेंज देखें तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये वार करने में सक्षम है, किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो रेलवे आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल का। ओके, डीआरडीओ भारत की एक ऐसी एजेंसी है जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए काम करती है। मिलिट्री से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना इस संस्था की जिम्मेदारी है। इसकी वर्तमान में 52 लेबोरेटरीज पूरे इंडिया में देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिए गए हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का यह अवार्ड है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, और 2025 में यह अवार्ड दिए गए हैं 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 2 तरीके के अवार्ड देता है। एक तो जिसकी बात हो रही है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये जो अवार्ड है 18 से 30 साल के मध्य में जो एंटरप्रेन्योर है, जो इनोवेटर्स है, उनको दिया जाता है। किस क्षेत्र में? एनवायरमेंट के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। अवार्ड 3 लोगों को दिया गया इस साल। ये एक तो दिया गया इंडिया, केन्या और यूएसए के इनोवेटर्स को। इंडिया से जिसको मिला ये है जिनाली मोदी। ठीक है, तो जिनाली मोदी को दिया गया इंडिया से। जोसेफ नगु थिरू ये केन्या से आते हैं, और नोएमी फ्लोरिया ये यूएसए से आती है। तो इन 3 लोगों को दिया गया। इनमें इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंडिया से जिनको यह अवार्ड दिया गया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जिनाली मोदी। ये इंडिया से आते हैं। तो 3 लोगों को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ या इस अवार्ड से सम्मानित किया 2025 में। एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा जो दूसरा अवार्ड है वो कहलाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले लीडर्स को दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। जब हम यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं ना, तो ये 18 से 30 साल के बीच के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने एनवायरमेंट के सेक्टर में काम किया, ऐसे लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन एनवायरमेंट के क्षेत्र में जो लीडर्स को दिए जाते हैं यूएनईपी के द्वारा, वो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया कितने लोगों को? 3 लोगों को। इसमें एक इंडियन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है जो कि एनवायरमेंट के संरक्षण और इन मुद्दों पर काम करती है। पूरे वर्ल्ड के देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाती है। 5 जून 1972 में 1972 में संस्था की स्थापना की गई थी। केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आगे बढ़िए। भारत ने 31 मार्च 2026 तक किस वस्तु के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? 31 मार्च 2026 तक इंडिया ने सिल्वर के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। यह क्यों? देखिए क्या होता है कि प्लेन सिल्वर, एक और चीज समझिए कि कौन सा सिल्वर, प्लेन सिल्वर के आयात पर हमने प्रतिबंध लगाया है इंडियन गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2026 तक, ताकि जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनके हितों का ध्यान रखा जा सके, उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। अब आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्या है? देखिए प्लेन सिल्वर को अब अगर किसी को इंपोर्ट करना पड़ेगा,
कोई भी इंपोर्ट करना चाहता है तो परमिशन लेगा अब इंडियन गवर्नमेंट से। यहां पर देखिए प्लेन सिल्वर का मतलब होता है ऐसा सिल्वर जो कि देखिए या तो बिस्किट जैसा आता हो या फिर एक सिल्ली जैसा आता हो, मतलब जिस पर डायमंड पत्थर रत्न ये नहीं लगे होते, पूरा प्योर सिल्वर ही होता है, प्लेन एक जैसा, जैसे आप यहां पर देखेंगे तो ये प्लेन सिल्वर है। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिल्वर है अब इसके जो इंपोर्ट है उस पर बैन किया गया है। इसके अलावा कौन सा सिल्वर होता है, एक होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट सिल्वर का, जिस पर नॉर्मली नक्काशी का काम होता है ना, कोई गहने बनते सिल्वर से, तो ये होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि इंडिया की ट्रीटी है आसियान और थाईलैंड के साथ, यह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि आसियान या थाईलैंड से अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया आता है ना, स्पेशली जो प्लेन सिल्वर और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है सिल्वर का, इन पर बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती, समझना बहुत कम। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो सबसे कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है प्लेन सिल्वर पर और कुछ थोड़ी ज्यादा लगती है फिनिश्ड प्रोडक्ट पर सिल्वर के, लेकिन ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी प्लेन सिल्वर पर सबसे कम और इस पर थोड़ी ज्यादा। अब क्या होता है जो इंपोर्ट करते हैं ना इंडिया में, वो क्या होते हैं कि प्लेन सिल्वर को भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बताकर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं ताकि वो ज्यादा ड्यूटी से बच पाए, क्योंकि प्लेन सिल्वर पर कम ड्यूटी है। अब इससे हो या ये रहा है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं ये बहुत ही सस्ता, और इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी बहुत सस्ता बेचते हैं क्योंकि ड्यूटी बहुत कम लगी है। तो इसे रोकने के लिए इंडिया ने प्लेन सिल्वर पर बैन लगाया है, सिल्वर के इंपोर्ट पर, प्लेन सिल्वर नहीं पूरे सिल्वर के इंपोर्ट पर अभी के लिए बैन लगाया है। कब तक रहेगा बैन, तो ये बैन रहेगा 31 मार्च 2026 तक। आगे आ जाएं, सुल्तान ऑफ जोहर कप जिसका आयोजन मलेशिया में किया जाएगा, यह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 में मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला है, जो कि हॉकी का बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है। कहां आयोजित किया जाएगा, मलेशिया में। इंडिया है उसने भी अपनी 18 मेंबर्स की टीम का अनाउंसमेंट किया है हॉकी टूर्नामेंट्स के लिए, सुल्तान ऑफ जोहर कप के लिए। 2025 सुल्तान ऑफ जोहर कप नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में 11 से लेकर 18 तारीख तक मलेशिया में आयोजित किया जाने वाला है। इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है, हर साल ये मलेशिया में ही होता है, फिक्स है मलेशिया में ही होगा। 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी और यहां पर 6 टीमें पार्टिसिपेट करती है। इंडिया ने अपनी 18 मेंबर्स की टीम का अनाउंसमेंट किया है। सुल्तान ऑफ जोहर कप आयोजन कहां किया जाएगा, मलेशिया। इंडिया अभी तक 3 बार इस कप को जीत चुका है, 2022 में, 2013 में और 2014 में। इंडिया ने 3 बार जीता है। आयोजन मलेशियन हॉकी जो फेडरेशन है वो इसका आयोजन करवाता है हर साल, हॉकी का कंपटीशन। लास्ट क्वेश्चन, नायका ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। नायका जो कि एक कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंट किया है फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। ठीक है, तो नायका भारत में एक रिटेल कंपनी है, इंडिया में काम करती है। 2022 में किसी भी विमेन के द्वारा स्थापित की गई ये भारत की पहली स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनी थी नायका। फाउंडर कौन है, फाल्गुनी नायर इसकी फाउंडर है। अप्रैल 2012 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी और अभी रिसेंटली इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। ठीक है, तो यहां पर 27 सितंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते, डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। पहला क्वेश्चन क्या था, आईसीसी ने किस क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की है। तो आईसीसी ने निलंबित की है यूएसए क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता। वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी अपीली अधिकरण का औपचारिक शुभारंभ कहां किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया है। वर्तमान में इस पद पर कौन है, जनरल अनिल चौहान। हाल ही में डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं। विश्व समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को। 22 से 24 सितंबर तक मनाया गया रोश शहनाह
किस धर्म का नया साल माना जाता है? तो ये यहूदी धर्म का नया साल है। फिर यूएनजीए साइंस समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? तो ये बेतला नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? इसे शुरू किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। और द्रव्य पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए हमारे, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए थे कल, अब रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किस राज्य में शुरू की गई? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं करंट अफेयर में, ये शुरू की गई है तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई में। प्रसिद्ध पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र की बुक है। और गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। कोको चैनल किन दो देशों के बीच में समुद्री सीमा के रूप में काम करता है? संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? और नागालैंड का मोत्सू त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को, आपके लिए सेल अभी कंटिन्यू है, तो अप टू 90% तक का आपको ऑफ मिल जाएगा, फायदा उठाइए। और कल एआई का वेबिनार है आपका मॉर्निंग में 10 बजे, तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एआई वेबिनार की आपको मैंने लिंक दे दी है। ओके, चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।